हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे पंचायती राज अधिनियम, जिसमें हमने 243 डी तक कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं 243 ई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल या अवधि दी हुई है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होता है और पंचायती राज सदस्यों व अध्यक्षों का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है। यानी पंचायती राज के सदस्य व अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल तो पद ग्रहण से काउंट होता है। और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन होगा उससे शुरू होता है और दोनों का ही 5 वर्ष होता है। और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व चुनाव कर पंचायती राज जैसे ही पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने वाला है उससे पूर्व चुनाव कराने आवश्यक हो जाते हैं। और कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी पंचायती राज संस्थाओं को भंग किया जा सकता है, लेकिन विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर चुनाव कराने आवश्यक है। जिस दिन विघटन उस तारीख से लेकर 6 माह की अवधि के भीतर भीतर चुनाव कराने आवश्यक हो जाते हैं। किंतु अगर और वो जो उम्मीदवार बन के आता है शेष अवधि के लिए होता है, जितने दिन बचे होते हैं। अगर यदि कार्यकाल समाप्ति में 6 माह का ही समय शेष रहा है तो चुनाव कराने आवश्यक नहीं होते हैं। अब अनुच्छेद 243 च या एफ, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए निर्हताएं या अयोग्यताएं। यानी पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्या क्या अयोग्यताएं हैं। इनमें अयोग्यताएं ये अयोग्यताएं होने पर उनको बर्खास्त किया जा सकता है या वो चुनाव लड़ने लायक नहीं रहते हैं। अनुच्छेद 243 एफ में अयोग्यताएं दी गई हैं। इसके भी सब पार्ट है F1। पंचायती राज संस्थाओं के भीतर किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है। यानी 21 वर्ष से कम होगा तो चुनाव नहीं लड़ सकता। और अन्य योग्यताओं का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा विधि बनाकर। और अन्य पहली योग्यता क्या है, 21 वर्ष यानी होना आवश्यक है। और अन्य योग्यताएं राज्य विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा। जैसे कि निम्न योग्यताओं का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। पहली है 27 नवंबर 1995 के बाद यदि व्यक्ति 2 से अधिक संतानें हैं, यानी 1995 के बाद यदि व्यक्ति के पास 2 से अधिक, पहले के तो कितने भी हो 1995 से पहले की, लेकिन इसके बाद भी अगर उसके संतान 2 से अधिक हैं तो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। और 2018 से इसमें दिव्यांग संतान की गणना नहीं की जाएगी। और इसमें दिव्यांग संतान की जैसे कोई अपंग है या और किसी तरह भी स्पेशल चाइल्ड है तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। और जैसे अब सोचें कि भाई एक साथ कई बार 2 बच्चे भी हो जाते हैं तो अगर उनके 3 हो गए तो नहीं, उनको 2 ही माना जाएगा। फिर पंचायती राज संस्थाओं में कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता। तीसरी अयोग्यता क्या हो गई, कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 स्थानों के चुनाव नहीं लड़ सकता। और पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए उस क्षेत्र का मतदाता वोटर होना आवश्यक है और जहां से वह चुनाव लड़ता है उसका मतदाता या वोटर होना आवश्यक है। और कोई भी व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्था या संसद या किसी विधानमंडल का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जैसे पंचायती राज संस्था का सदस्य तो वह संसद या विधानमंडल का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता, या संसद का है तो पंचायती राज का निर्णय नहीं हो सकता, विधानमंडल का है तो भी पंचायती राज का नहीं हो सकता। और इसका सब पार्ट 243 ऐप का सब पार्ट 2, यदि प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य उपर्युक्त अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं है तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे रीति से जो कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे हुए निश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। और इसको हटाना है, ये अयोग्यता पाई जाती है तो इसके लिए राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर विनिश्चय करेगा, निर्देश दिया जाएगा। अब देखते हैं 243 6 या जी, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। इसमें क्या क्या दिए गए, पंचायती राज संस्थाओं के क्या क्या कार्य करेगी, उनको क्या क्या शक्तियां दी गई है, उनके प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या क्या है। 11वीं अनुसूची में उल्लेखित पंचायती राज के 29 विषयों का उल्लेख अनुच्छेद 243 जी से है। और सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजनाएं तैयार करना। और पंचायती राज 29 विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन 29 में से कितने विषय पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किए जाएंगे इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा। वैसे तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए हैं, लेकिन राजस्थान में देखें तो 21 विषय सौंपे गए हैं अब तक। और सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु योजनाएं
ये पंचायती राज संस्थाओं का कार्य है। और पंचायती राज के 29 विषय देखते हैं, जिस कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है, भूमि विकास, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबंदी, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। 7वां है लघु वनोपज। 8वां लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है। 9वां खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग है। 10वां है ग्रामीण आवासन। 11वां है पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार के साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्य, शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय। और तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय भी है। परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, जिसके अंदर विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है। दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जाति जनजातियों का कल्याण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। अब ये तो 29 विषय हो गए। अब स्मरणीय तथ्य इसमें देखते हैं। पंचायत राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को 29 में से 21 विषय हस्तांतरित किए गए हैं। प्रारंभ में 16 विषय थे। 2 अक्टूबर 2010 को में 5 विषय और स्थानांतरित किए गए। क्या क्या? कृषि, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ये 5 विषय 2010 में दिए गए हैं। तो इस प्रकार इनको मिलाकर 21 विषय हो जाते हैं। 243 जय या एचमी, पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, अधिरोपित करने की शक्ति, यानी पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने की और उनको अध्यारोपित करने की शक्तियाँ दी गई हैं। राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर पंचायती राज संस्थाओं को कुछ विषय पर कर लगाने, फीस, शुल्क वसूलने की शक्ति दे सकते, जैसे बाजार कर, मेले कर, पथ कर, भूमि कर, जल कर, सिंचाई कर और स्वच्छता कर। ये सब विषय शक्तियाँ कौन देगा? राज्य का विधानमंडल का विधि बनाई जाएगी, उसके अनुसार उनको दिए जाते हैं। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायती राज संस्थाओं की सहायता, अनुदान के लिए राज्य की संचित निधि से पैसे देने के लिए भी प्रावधान कर सकेगा। और जैसे कि इन सब कार्यों को करने, किसी कार्य को करने के लिए तो उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कुछ तो फीस वगैरह ये वसूलने की शक्ति देगा। और जो पंचायत राज्य विधानमंडल विधि बनाएगा, जिसके अनुसार वह संचित निधि से पैसे देने के लिए प्रावधान कर सकेगा। राज्य विधानमंडल पंचायत निधि कोष का गठन करने एवं उनमें से धन निकालने के लिए प्रावधान कर सकेगा। और ग्राम पंचायत निधि कोष से पैसे सरपंच का ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाले जाते हैं। पंचायत समिति निधि में से पैसे निकालने तो खंड विकास का अधिकारी, BDO एवं प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाले जाते हैं, जबकि जिला परिषद निधि से पैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर से निकाले जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आगे के अनुच्छेद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।